कौन है राजेंद्र साहू? एज ए मुस्लिम मैं नहीं जानता कौन है राजेंद्र साहू, क्योंकि पिछले 15 साल में मैंने राजेंद्र साहू नाम के किसी व्यक्ति को मुस्लिम समाज के लिए कुछ करते हुए नहीं देखा। अपने मोहल्ले के लिए कुछ किया होगा तो नहीं कह सकता, मुस्लिम समाज के लिए क्या किया राजेंद्र साहू ने, मैं पूछना चाहता हूँ। राजेंद्र साहू से भी पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं क्या किया। वो 85 करोड़ परिवार को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो अमीर होगा, जो पैसे वाला होगा, वो तो मुफ्त राशन लेगा नहीं। यानी कि देश में 85 करोड़ लोग गरीब हैं। में कितने परसेंट मुसलमानों को जो है पेंशन मिलता था, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में रहने वालों को भी पेंशन मिलता है। तो धीरे धीरे कांग्रेस ने मुसलमानों को इस स्थिति में ला दिया कि आज सरकारी नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी जो है 1 से 1.5% रह गई है। तो हमारे मुस्लिम जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं कांग्रेस में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कब तक दलाली करोगे? तुम कब तक दलाली करोगे कांग्रेस की? तुम वोट मांगने जाते हो मुस्लिम समाज से, तुम राजनीति करते हो मुस्लिम समाज के नाम पे, और जब तुम्हारी पार्टी सत्ता में आती है, तो जब मुसलमानों के अधिकारों की बात होती है, तो तुम अपने नेता के तलवे चाटते हुए नजर आते हो, मुसलमानों के हित के लिए ना कोई बात करते हो। तुम यार, मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो 2 लोग शहीद हुए थे, 1 रुपये का मुआवजा, नौकरी तो छोड़ दीजिए, 1 रुपये का मुआवजा भी छोड़ दीजिए, कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने तक नहीं गया। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों की खुल के दुश्मन है, खुल के कहती है कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन जो मुसलमानों का वोट लेता है वो मुसलमानों के प्रति उसका रवैया कैसा है। तो इस हक की आवाज। आदम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरुल खान ने कहा कि कांग्रेस मुसलमान की हितैषी बनती है, तो बीरमपुर में 2 मुसलमान की जब हत्या की गई तो उस समय कांग्रेस की सरकार राज्य में थी। उनके परिवारों के लिए क्या किया? नौकरी पैसा तो दूर, उनसे मिलने तक कांग्रेस के नेता नहीं गए और उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में कांग्रेसी नेताओं के तलवे चाटने वाले कौम के नेताओं ने अपनी सरकार से यूं ही उन परिवारों के लिए हक की बात नहीं की। उन्होंने कहा है, मुसलमानों, कांग्रेस ने हमेशा अपने फायदे के लिए आपको अपना हथियार बनाया है। भाजपा आरएसएस और हिंदुओं का डर बताकर हमेशा अपना उल्लू सीधा किया है। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या क्या कहा। मुझे क्या देखना है इसमें? पूरी आम जनता देख रही है कि किस तरीके से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, या उसको सपोर्ट करने वाले लोग हों, इन लोगों ने सिर्फ और सत्ता के लिए एक अपने नेताओं को, अपनी पार्टियों को जिताने का प्रयास किया। इनको आम जनता से कभी कोई लेना देना था ही नहीं। और बीजेपी के समय भी महंगाई चरम पर है, कांग्रेस के समय भी महंगाई चरम पर है। कांग्रेस कहती थी, आज़ादी के बाद से कांग्रेस का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और हिंदुस्तान की गरीबी बढ़ते चली गई और इतनी गरीबी बढ़ गई कि वो आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मोदी सरकार आई, मोदी जी ने भी यही कहा था कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन मोदी जी अपने खुद आंकड़े में कहते हैं कि आज वो 85 करोड़ परिवार को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अमीर होगा, जो पैसे वाला होगा, वो तो मुफ्त राशन लेगा नहीं। यानी कि देश में 85 करोड़ लोग गरीब हैं, ये मोदी जी खुद कह रहे हैं। तो या तो फिर मोदी जी देश को गरीब बनाना चाहते हैं, या तो फिर ये आंकड़े गलत होंगे। और दरअसल एक चीज़ समझ लीजिएगा, चाहे वो, जब तक हम अपना नेता सिंबल के तौर पे, सिंबल के हिसाब से चुनेंगे, अपने धर्म के हिसाब से चुनेंगे, अपने जाति के हिसाब से चुनेंगे, तब तक ये देश जो है इसी तरह से बर्बाद होते रहेगा। देश में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आज देश में अगर चुनाव जीतना है तो धर्म के नाम पे वोट मांगो, धर्म के नाम पे वोट, पहले जाति के नाम पे वोट मांगा जाता था, अब धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो मेरा कहना यही है कि कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो परेशानियां हैं वो बढ़ते चले जा रही हैं। और मोदी जी ने तो इतना शानदार काम किया है कि उन्होंने बीजेपी से लीडरशिप ही ख़त्म कर दी है। आज बीजेपी में सिर्फ 2 नेता हैं, एक अमित शाह जी हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जिस पूरी पार्टी में लीडर ही ना हो, तो वो पार्टी देश के लिए काम कैसे करेगी? उसी तरीके से कांग्रेस में आते तो कांग्रेस में सिर्फ एक लीडर, एक नेता है, राहुल गांधी। कांग्रेस के लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनको लीडर बनाने के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जब जनता नकार रही है तो आप कैसे बना सकते हो? और सिर्फ इसलिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता कि आप जो है गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं या गांधी परिवार से हैं। तो मेरा कहना है, सीधे तौर पे, साफ तौर पे आपसे ये कहना है कि मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आम जनता से, जो कि मैं खुद हूँ, कि अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है तो सूझबूझ से काम करिए, और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं तो पढ़े लिखे होने का सबूत दीजिए, और ऐसा योग्य प्रत्याशी को चुनिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके।
दरअसल एक चीज़ समझ लीजिए, अब आज़ादी के बाद से मुस्लिम समाज को सिर्फ छला गया है। जब आज़ाद हुआ था देश, उस समय मुस्लिम समाज की सरकारी नौकरियों में परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, आंकड़े देख लीजिए कि 1955 में कितने परसेंट मुसलमानों को जो है पेंशन मिलता था। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में रहने वालों को भी पेंशन मिलता है। तो धीरे धीरे कांग्रेस ने मुसलमानों को इस स्थिति में ला दिया कि आज सरकारी नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी जो है 1 से 1.5% रह गई है। तो कांग्रेस मुसलमानों की इतनी ही तैसी है। दूसरी चीज़, बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी जब से सत्ता में आई है या सत्ता में नहीं भी आई है, जब से अस्तित्व में आई है, तब से वो हिंदुत्व को लेके काम कर रही है। उसको मुसलमान वोट से कोई लेना देना भी नहीं है, वो मुस्लिम वोट मांगती भी नहीं है। तो अब तो ये मुस्लिम समाज को ये खुद सोचना है कि उनका हितैषी कौन है। एक जो उनका वोट लेकर उनको हाशिए पे ढकेल दिया, उनकी लीडरशिप ख़त्म कर दिया, और एक वो पार्टी है जिसको मुस्लिम वोट से कोई सरोकार ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो चंद लोग जो हैं वो कांग्रेस को या बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं मुस्लिम समाज से, तो मैं कहता हूं कि ये अपना राजनीतिक वजूद बचाने की बात कर रहे हैं। इनको मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने नेताओं के तलवे चाटने वाले लोग हैं, और ये अपने नेताओं के सामने के नज़र में अपना नंबर, अपनी पार्टी की नज़र में अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके से लोगों को गुमराह करते आए हैं। और मुस्लिम समाज का वोट एक भय का वातावरण पैदा करके, आप समझना मेरी बात को, कोई भी समाज जो होता है जब अपनी पहचान, अपनी लीडरशिप ख़त्म कर देता है तो उसको अपने अधिकारों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। और यही स्थिति आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की है। विजय बघेल जी का कार्यकाल, मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने, मैं जितना उनको पर्सनली तौर पे जानता हूँ कि नेचर वाइज, स्वभाव वाइज बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। लेकिन दरअसल जहाँ राजनीति की बात करें तो राजनीति में वैसे व्यक्ति की ज़रूरत हो जो दमदारी से अपना काम करवा सके, लोगों, अपनी जनता, अपने क्षेत्र की जनता को फ़ायदा दिला सके। कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे क्षेत्र की जनता को फ़ायदा हुआ है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना ये है कि हम कुछ चीज़ों के लिए किसी को अपना नेता, अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। अगर हम किसी को अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति उसको जागरूक होना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा। और अगर वो समाधान नहीं कर पा रहा है तो वो उस पद के लायक नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि विजय बघेल जी जो लड़ रहे हैं, तो आज चूँकि कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व के तौर पे और जिस तरीके से उन्होंने 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रहते हुए आम जनता के लिए जो लोगों के बीच में रहे, मैं उनको अधिकतर देखा हूँ कि छोटे से छोटे प्रोग्राम में, जो बड़े मतलब किसी के यहाँ मैयत होती है, तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ मैं कि व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हर जगह पे मतलब अपने आप को दिखाया, अपना प्रेजेंटेशन दिया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। और बाकी ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता मेरे एक वोट देने से मैं समझता हूँ कि किसी का भला नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, और मुस्लिम समाज को इस बार अपने वोट का बहिष्कार करना चाहिए, और नहीं करेगी तो जिस तरीके से आज तक मुस्लिम समाज का इस्तेमाल कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से अब तक किया, हमारी लीडरशिप ख़त्म कर दी गई। आज कोई एक मुस्लिम अपने आप को कह नहीं सकता कि मैं मुस्लिम लीडर हूँ। मुसलमानों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कांग्रेस उनकी कितनी बड़ी हितैषी है, इसका आंकलन खुद करना पड़ेगा उनको। मेरा कहना है कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं, जिसमें कांग्रेस जो है पिछले 15 सालों से 9 सीट 10 सीट हारते आ रही है। तो एक मुस्लिम को ये हारने के लिए टिकट क्यों नहीं देते? जब 11 अदर्स को दे सकते हैं तो एक मुस्लिम को हारने के लिए टिकट क्यों नहीं देते? दरअसल सीधी सी चीज़ें, मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है, मुसलमानों की राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बिरनपुर में 2 मुसलमान शहीद किए गए कांग्रेस की सरकार में, उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया, और जब आदम सेना ने इसके लिए मुहिम चलाई तो मुझे नज़रबंद कर दिया गया। रायपुर की प्रशासन के द्वारा, दुर्ग जिला के प्रशासन के द्वारा मुझे नज़रबंद किया गया। खैर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो हमारे मुस्लिम जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं कांग्रेस में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम कब तक दलाली करोगे? तुम कब तक दलाली करोगे कांग्रेस की? तुम वोट मांगने जाते हो मुस्लिम समाज से, तुम राजनीति करते हो मुस्लिम समाज के नाम पे, और जब तुम्हारी पार्टी सत्ता में आती है तो जब मुसलमानों के अधिकारों की बात होती है तो तुम अपने नेता के तलवे चाटते हुए नजर आते हो, मुसलमानों के हित के लिए ना कोई बात करते हो तुम। यार, मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो 2 लोग शहीद हुए थे, 1 रुपये का मुआवजा, नौकरी तो छोड़ दीजिए, 1 रुपये का मुआवजा भी छोड़ दीजिए, कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने तक नहीं गया। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों की खुल के दुश्मन है, खुल के कहती है कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन जो मुसलमानों का वोट लेता है वो मुसलमानों के प्रति उसका रवैया कैसा है, तो इसको आपको सोचने की ज़रूरत है। और मुसलमान ये नहीं सोचेगा तो जो आज मुसलमानों की स्थिति है उससे बद से बदतर स्थिति हो जाएगी, और उसके लिए मुस्लिम समाज
खुद जिम्मेदार होगा। कौन है राजेंद्र साहू? एज ए मुस्लिम मैं नहीं जानता कौन है राजेंद्र साहू, क्योंकि पिछले 15 साल में मैंने राजेंद्र साहू नाम के किसी व्यक्ति को मुस्लिम समाज के लिए कुछ करते हुए नहीं देखा। अपने मोहल्ले के लिए कुछ किया होगा तो नहीं कह सकता, मुस्लिम समाज के लिए क्या किया राजेंद्र साहू ने, मैं पूछना चाहता हूँ। राजेंद्र साहू से भी पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं क्या किया। 5 साल सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने अपने क्षेत्र में, मैं समझता हूँ वो दुर्ग के रहने वाले हैं, तो दुर्ग में तकियापारा, केलाबाड़ी और भी जो मुस्लिम एरिया आते हैं, यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, मुस्लिम समाज के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, मुस्लिम समाज के लोगों की एजुकेशन के लिए क्या किया, मुझे बताएं वो क्या किया। ज़ीरो। मुस्लिम समाज के जो मतलब एरिया हैं, जो क्षेत्र है, उनके विकास के लिए क्या किया, वहाँ की सड़कों के लिए, नालियों के लिए क्या किया, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, ज़ीरो। लेकिन उनको हम सिर्फ इसलिए वोट देने की बात करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और एक मुहिम चलाया जा रहा है, इस बार फिर मुसलमानों को चूतिया बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि इनको नहीं दोगे तो मोदी जी फिर जीत जाएंगे। 10 साल से मुसलमान मोदी के खिलाफ वोट करते आ रहा है, उसके बाद भी मोदी चुनाव जीत रहा है। तो मुसलमान ठेका लेके रखा है क्या कि साला इसको हराना है, इसको जिताना। हम अपनी लीडरशिप कब दिखाएंगे, हम लीडर कब बनेंगे? साला दूसरों के तलवे चाटते चाटते हमने अपनी लीडरशिप खो दी है। तो मैं यही अपील करता हूँ मुस्लिम समाज से कि कोई राजेंद्र साहू नहीं, आप या तो नोटा दबाओ, बताओ जो आपको वोट बैंक समझता है उसको कि साले तुम हमको टिकट नहीं दोगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। उनको उसकी औकात दिखाओ, और नहीं दिखाओगे तो वो तुम्हारी औकात तुमको दिखा दिए कि 2 मुसलमान शहीद होने के बाद भी उनको नौकरी छोड़ दो, उनको आप मुआवजा छोड़ दो, उनसे कोई कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलने तक नहीं गया। ये हमारी स्थिति है कांग्रेस के नेतृत्व में। मिला, कागजों में मिला, पेपर में मिला, आश्वासन में मिला। देवेंद्र यादव जो वहाँ का विधायक था, उसके पहले वो महापौर था, जब उससे ये कहा गया कि हमको कब्रिस्तान की जगह दिलाओ, तो उसने सबसे पहला कमिटमेंट ये किया कि मैं महापौर का चुनाव जीत जाऊंगा तो उसके बाद कब्रिस्तान की जगह भी दूंगा और कम्युनिटी हॉल के लिए भी जगह दूंगा। वो महापौर बने, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया, चूतिया बनाया। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आया, उन्होंने कहा कि मैं अगर विधानसभा चुनाव जीतूंगा तो 100% कब्रिस्तान की भी जगह दूंगा, कम्युनिटी हॉल की भी जगह दूंगा। फिर से चुनाव जीते वो, मुसलमानों ने फिर भरोसा किया, फिर चुनाव जिताया, और फिर उसने क्या किया, मुसलमानों को धोखा दिया। सत्ता आने के बाद भी, और यहाँ तक तो छोड़ो, जिस मुसलमान ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ वो शासन का, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके उनके खिलाफ गलत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करवाया। तो ये सब नीच लोग हैं, इनको मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं होता। इनको चुनाव जीतना है, चूतिया बना के चुनाव जीतना है मुस्लिम समाज को। और मेरा शिकायत इनसे नहीं है, ये तो समझ जाओ कि इनको तो चुनाव जीतना है, ये किसी भी तरीके की बात करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी करता है, हमारे समाज के लोग, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों तलवे चाट रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि ये लोग जो है अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ये तलवे चाट रहे हैं अपनी पार्टियों के, अपने नेताओं के। इनको मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे दुर्ग हो, भिलाई हो, छत्तीसगढ़ हो या पूरा हिंदुस्तान हो। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आजम खान जो उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता थे, चाहते तो क्या से क्या कर लेते। उन्होंने एक मुस्लिम लीडरशिप तैयार नहीं की, एक मुस्लिम लीडरशिप तैयार नहीं की। और जब बीजेपी की सरकार ने उनको कुत्ता बना दिया, उनको जेल में फेंक दिया, तो अगर उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप तैयार की होती तो लाखों की मुस्लिम तादाद जो है उनके सपोर्ट में खड़ी होती, विरोध भी करती, प्रदर्शन भी करती, जेल भी जाती और हर तरीके से उनके साथ खड़ी होती। तो वो आदमी अकेला जेल गया क्योंकि उसने मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा ही नहीं किया। तो हर मुस्लिम का यही हाल है कि जो मुस्लिम चुनाव जीत जाता है, मंत्री पद पा जाता है, मजबूत हो जाता है, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, और जो 2-4 उसके इर्द गिर्द जो उसके दल्ले घूमते हैं, ये उनके लिए सोचता है। तो मेरा कहना है मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। और आदम सेना मुसलमानों से अपील करती है कि वोट बैंक बने रहोगे जब तक तुम्हारा शोषण, हमारा शोषण ऐसा होते रहेगा। और एक बात बताओ, हमारे जो कौम पूरी दुनिया पर पिछले पता नहीं 800, 1000, 1200, 1500 सालों से जो हुकूमत करते आई है, उस कौम का राजनीतिक अस्तित्व हिंदुस्तान में ख़त्म कर दिया गया है उस कौम का। और उसके लिए ये कौम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम जो है लीडरशिप करने की बजाय तलवे चाटने को ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। मेरा नाम नजरुल खान, आदम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं भिलाई शहर में रहता हूँ। हक की आवाज़।